चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत कला एवं संस्कृति। तो जैसे कि हम जो है यूनिट 4 अर्थात इकाई 4 के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन इसके अंतर्गत सारी चीज़ें पढ़ ली है। फिर हमने देखे थे भारतीय सांस्कृतिक विरासत, तो ये सारी चीज़ें देखें हमने। और इसके अलावा हम अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो कला एवं संस्कृति है, जिसके अंतर्गत प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की विभिन्न कला के प्रारूप, साहित्य, पर्व अर्थात उत्सव, इसके अलावा वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, शिल्पकला और बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा साथ में हम विश्व धरोहर देखेंगे, जो यूनेस्को विश्व विरासत जो स्थल है उसके अंतर्गत देखेंगे प्रमुख रूप से 3। और साथ में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यटन, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। तो अभी हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में कला एवं संस्कृति, तो आर्ट एंड कल्चर जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसी के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं परिचय, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो कला एवं संस्कृति उसके अंतर्गत थोड़ी सी जानकारी। तो इसके बारे में अगर देखें हम, तो मध्य प्रदेश की जो कला एवं संस्कृति है वो अत्यंत प्राचीन है, अर्थात अति प्राचीन हम उसको बोल सकते हैं। और कला एवं संस्कृति है उसको प्रोत्साहन देने के लिए अर्थात प्रोत्साहित करने के लिए जो शासन है, शासन द्वारा एक सांस्कृतिक नीति को निर्धारित किया गया है। और संस्कृति सलाहकार मंडल द्वारा जो मध्य प्रदेश की जो सांस्कृतिक नीति है उसका प्रमुख उद्देश्य की अगर बात करें यहाँ पे, तो मुख्य रूप से कुछ उद्देश्य है। जैसे कि अगर देखें तो मध्य प्रदेश में कला के क्षेत्र में स्वतंत्रता और सम्मान के साथ साथ जो है विकास के जो अवसर है, विकास के अवसरों तथा जो साधन है उनमें अधिक वृद्धि करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ में हम देखें तो जो विभिन्न संस्थाएं होती है कला संबंधी, उन संस्थाओं का पुनर्गठन करना और उनका विस्तार करना। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की अंतर्गत जो सांस्कृतिक परंपरा है, सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है सांस्कृतिक नीति का। साथ में हम देखें तो जो आम नागरिक है उसके लिए जो विभिन्न कला है, कलाओं को प्रोत्साहन देना, मतलब अधिक से अधिक उनको प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश के कला एवं संस्कृति के अंतर्गत। और इसमें हम मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आप देख सकते हैं जो लोकगीत है, साथ में हम देखेंगे लोक नृत्य, लोकनाट्य, लोक चित्रकला, शिल्पकला और हस्तकला के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख पर्व और उत्सव के बारे में जानेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट मेले देखेंगे जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो लोकगीत है। लोकगीत यानी कि जो लोक के गीत होते हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं जो लोक के जो गीत है, अर्थात एक व्यक्ति नहीं बल्कि इसको पूरा समाज गाता है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोकगीत के बारे में। और लोकगीत को अगर बात करें हम यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं फोक सॉन्ग। क्या बोलते हैं? फोक सॉन्ग इंग्लिश में, ठीक है। हालांकि हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हमको ये ज़्यादा अगर याद भी ना रहे तो चलेगा, परंतु थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए आपको याद होना चाहिए। तो अगर बात करें हम लोकगीत की, तो लोक के जो गीत होते हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? लोकगीत बोलते हैं। और इन्हें एक व्यक्ति नहीं बल्कि जो मतलब जो है पूरा लोक समाज, मतलब एक प्रकार से पूरा जो समाज है वो अपनाता है। सामान्यतः जो लोक है उसमें प्रचलित, लोक द्वारा रचित, यानी कि जो समाज है उसमें प्रचलित, और उन समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा रचित और उन्हीं के द्वारा लिखित। तो इन सभी को हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं? इनको बोल सकते हैं हम लोकगीत। तो ये समझ गए होंगे आप लोकगीत। तो इसके अंतर्गत हम अलग अलग क्षेत्र, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो अलग अलग क्षेत्र है, जैसे कि हम बोल सकते हैं निमाड़ क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सभी क्षेत्रों के बारे में हम जो है लोकगीत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम कौन कौन से क्षेत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे निमाड़ क्षेत्र, फिर देखेंगे मालवा क्षेत्र, इसके अलावा बघेलखंड क्षेत्र के बारे में जानेंगे और बुंदेलखंड। तो हम एक नज़र यहाँ पे अगर मैप में देखें तो आपको निमाड़ क्षेत्र नज़र आता है, नीचे वाला जो एरिया है, अर्थात हम बोल सकते हैं आप देख सकते हैं बड़वानी, जो खरगोन है, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ये सभी आ जाते हैं किसमें? निमाड़ के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा मालवा की अगर बात करें तो निमाड़ के जस्ट ऊपर हम देख सकते हैं ये वाला पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं मालवा में आता है। जैसे कि हम देखें रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, इंदौर, धार, अलीराजपुर, ये सभी जो है हमारे मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और बघेलखंड की अगर बात करूं मैं, तो बघेलखंड आप ये वाला क्षेत्र ही देख सकते हैं, इधर वाला उमरिया, अनूपपुर, इसके अलावा सिंगरौली, सीधी, कटनी, ये सारे जो ज़िले हैं वो हमारे आते हैं बघेलखंड के अंतर्गत। और बुंदेलखंड में देखें तो बुंदेलखंड में ये ऊपर वाला आप देख सकते हैं मुकुट थोड़ा सा
साथ में हम देख सकते हैं टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, ये सारे जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आप मैप में थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे ये आपको हर जगह, मतलब हम निमाड़ क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे तो आपको निमाड़ क्षेत्र फटाक से याद आना चाहिए कि यहाँ पे है। उसके अलावा मालवा क्षेत्र की अगर बात करें तो आपके दिमाग में एक मैप बन जाना चाहिए कि मालवा क्षेत्र कहाँ पे है। और ये मैप ऐसा नहीं है कि आपको मतलब जो है सेम टू सेम ऐसा बने, आप जो मध्य प्रदेश का मैप है, मध्य प्रदेश के मैप को आप इस प्रकार से जो है बनाकर ये इस प्रकार से बनाकर ये बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप दर्शा सकते हैं, जैसे ये वाला भाग आप निमाड़ दर्शा सकते हैं, इधर वाला भाग आप मालवा दर्शा सकते हैं, ये बुंदेलखंड, और ये वाला क्षेत्र आप बघेलखंड। तो इस प्रकार से आप रफली जो है मैप में थोड़ा काम करिए, और यहाँ पे आपको जो है बनना चाहिए मैप। कोई भी मैप हो, मध्य प्रदेश का मैप हो, भारत का मैप, भारत का नक्शा हो, या फिर जो विश्व है उसका नक्शा हो, तो मैप के बारे में आपको मतलब मैप पर अच्छी पकड़ होना चाहिए, तो सारी चीज़ आपको आसानी से यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी। तो आप मैप डेली बना कर देखिए, साथ साथ में जो मैं जब यहाँ पे लेक्चर में आप देखते हैं मेरे साथ में, तो आप मैप पर ज़्यादा काम करिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं निमाड़ क्षेत्र के बारे में। तो निमाड़ क्षेत्र के हम देख रहे हैं लोकगीत के बारे में। निमाड़ क्षेत्र के लोकगीत हम देख सकते हैं कौन से क्षेत्र है, ये वाला पूरा क्षेत्र आपका निमाड़ क्षेत्र कहलाता है, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। और कौन कौन से जो है एक प्रकार से अगर देखें लोकगीत, तो हम देख सकते हैं निर्गुणिया गायन शैली, कलगी तुर्रा, मसनिया, संत सिंगा जी भजन। इसके अलावा हम और देखेंगे जैसे कि फाग गायन, गरबा गीत, गरबी गीत, गवलन। इसके अलावा हम देखेंगे नाथ पंथी। तो ये सभी निमाड़ क्षेत्र के लोकगीत है। इसके अलावा हम बात के देखेंगे कौन से मालवा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कौन से, निर्गुणिया गायन शैली। अब निर्गुणिया गायन शैली का अगर बात करें तो इसका जो क्षेत्र है हमने देखे निमाड़ क्षेत्र। और वाद्य यंत्र की अगर बात करें, मतलब गाते समय जो वाद्य यंत्र या बजाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका देखें तो एक तारा और खरताल होता है। अब यहाँ देखें जो निमाड़ी है, निमाड़ी लोक में निर्गुणी और जो सगुनी संत कवि है उनकी छाप लगाकर पदों की रचना और गाने की जो सुदीर्घ और समृद्ध परंपरा रही है। साथ में हम देखें तो इस गायन में जो है कबीर, जो सूर है, सूरदास है, तुलसीदास है, मीरा है, इसके अलावा रैदास, दादू, ब्रह्मानंद जो आदि कवि हैं उनके भजन काफ़ी यहाँ लोकप्रिय माने जाते हैं। और हमने देखें वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो वाद्य यंत्र तो हमने देख लिए एक तारा और खरताल यहाँ पे, ठीक है। तो ये लकड़ी से एक प्रकार से जुड़े जो छोटे धातु उसके पटल वाला एक वाद्य यंत्र होता है, जो होता है क्या, एक खरताल होता है। उसकी अगर बात करें जो निर्गुणिया गायन शैली है उसको नारदीय भजन भी कहा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं इसको क्या कहा जाता है, नारदीय भजन भी इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कलगी तुर्रा, ठीक है। तो कलगी तुर्रा की अगर बात करें तो ये भी हमको किस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, निमाड़, जैसे कि हम बात कर रहे हैं निमाड़ की। और जो वाद्य यंत्र होता है वो चंग होता है। अब चंग आप एक जो है दृश्य आपके सामने याद रखिए, थाली होती है, थाली टाइप का ही एक बजाने का जो होता है इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं चंग, ठीक है। और उसी को बजाकर यहाँ पे कलगी तुर्रा जो निमाड़ क्षेत्र का लोकगीत है उसको गाया जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो कलगी तुर्रा है मतलब प्रतिष्ठा जो स्पर्धात्मक जो होता है, मतलब जो कॉम्पिटिटिव होता है एक प्रकार से प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है। और इस गायन शैली का जो प्रसार है एक समय हम देख सकते हैं कर्नाटक में था, फिर उत्तर प्रदेश तक था। उसके अलावा निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड में कलगी तुर्रा जो गायन है मंडलियाँ अभी भी हमको मौजूद देखने को मिलती है कहाँ पे, निमाड़ क्षेत्र में। और यहाँ हम देख सकते हैं मतलब जो वाद्य यंत्र है चंग देख सकते हैं, तो इसकी थाप पर कलगी तुर्रा गाया जाता है। और इसके एक प्रकार से दो अखाड़े होते हैं, मतलब एक कलगी तुर्रा का अखाड़ा होता है और दूसरा एक प्रकार से मतलब हम देख सकते हैं एक कलगी का होता है और एक तुर्रा का होता है। दो अखाड़े हम देख सकते हैं यहाँ पे किसके अंतर्गत, जो वाद्य यंत्र है चंग उसके अंतर्गत। तो यहाँ अखाड़े के जो गुरु होते हैं एक प्रकार से अगर देखें तो जो गुरु है उनको क्या कहा जाता है, उस्ताद कहा जाता है। किसके अंतर्गत, जो कलगी तुर्रा उसके अंतर्गत। और कलगी दल शक्ति और तुर्रा दल जो होता है शिव को बड़ा बताने की कोशिश करता है। और इस लोकगीत में महाभारत के जो पौराणिक आख्यान है, आंसू कविता से लेकर वर्तमान प्रसंगों का गायन यहाँ सम्मिलित हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं मासनिया। तो मासनिया के अंतर्गत अगर देखें तो ये जो होता है कायखो जो गीत है
एक प्रकार से इसको हम ये भी बोल सकते हैं। तो ये भी हमको कहाँ देखने को मिलता है, ये हमको देखने को मिलता है निमाड़ क्षेत्र में। और ये जो होता है एक प्रकार से अवसर की बात करें तो व्यक्ति की जो मृत्यु है उसके पश्चात हम देखें तो उसकी आत्मा की अमरता के लिए एक प्रकार से लोक मान्यता के चलते इस गीत का गायन किया जाता है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मासाणिया, मतलब लोकगीत में इसको मासाणिया या कायको बोला जाता है। और अगर देखें तो वाद्य यंत्र के अंतर्गत हम देख सकते हैं मृदंग, झांझ और इकतारा, इसमें एक प्रकार से इन समूह का जो है उपयोग किया जाता है वाद्य यंत्र के रूप में। एक मान्यता है इसके अंतर्गत, मासाणिया के अंतर्गत मान्यता है कि जो आत्मा है, आत्मा को यहाँ पे क्या माना जाता है, दुल्हन, और जो शरीर है, शरीर को क्या माना जाता है, दूल्हा माना जाता है मासाणिया के अंतर्गत। और जो मासाणिया है, मासाणिया एक प्रकार से देखें तो पुरुष परक होता है, मतलब पुरुषों का गायन है एक प्रकार से अगर देखें तो पुरुष परक लोकगीत इसको कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा संत सिंगा जी भजन की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो क्षेत्र तो आपको पता है निमाड़ और साथ में मालवा, परंतु हमको निमाड़ में ज़्यादा अधिक देखने को मिलता है और मालवा में कुछ हिस्सों में ही हमको देखने को मिलता है। यहाँ अगर देखें तो अवसर जो होता है सामाजिक अवसर, जैसे कि अगर देखें हम, जैसे कि जो सामाजिक अवसर जैसे खेती और जो गृहस्थी संबंधी लोक प्रतीक है, उसके साथ साथ आध्यात्मिक भजन के रूप में भी समूह के रूप में इसको गाया जाता है। और जो शैली होती है, शैली की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो जो अपनी आध्यात्मिक साधना और सुचिता के कारण संत सिंगा जी के जो पद है पूरे निमाड़ और मालवा के हिस्से में अधिक लोकप्रिय हुए, और सिंगा जी पद गायन की एक अलग जो है शैली बन गई यहाँ पे, मतलब एक प्रकार से अगर देखें कहाँ पे, निमाड़ क्षेत्र में। संत सिंगा जी ने निमाड़ी में कई 100 आध्यात्मिक पदों की भी रचना की यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा लोकगीत है निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत फाग गायन। तो ये सारे हमको देखने को मिलेंगे निमाड़ के अंतर्गत, तो आप ये देख सकते हैं क्षेत्र हमको देखने को मिलेगा निमाड़। इसके अलावा कुछ हमको बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा, कुछ बघेलखंड में। ठीक है, अवसर क्या होता है, अवसर की अगर बात करें हम तो ये होली के अवसर पर, मतलब ये जो गीत है हम प्राय होली के अवसर पर गाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार से देखें तो राधा और कृष्ण की लीलाओं से संबंधित होते हैं। 2 या 3 जो है ढप बजाते हुए ऊंचे स्वरों में सामूहिक रूप से पुरुष जो है, पुरुष वर्ग जो फाग है उसका गायन करता है। तो हम यहाँ देख भी सकते हैं पुरुष वर्ग के द्वारा ये जो है फाग का गायन किया जाता है, और राधा और कृष्ण की लीलाओं से संबंधित होते हैं एक प्रकार से। और ये इसमें हम देखें तो हंसी मजाक, ठिठोली, छेड़छाड़ आदि जो गीत है वो प्रमुख रूप से हमको देखने को मिलते हैं फाग के अंतर्गत, अर्थात निमाड़ क्षेत्र के लोकगीत। इसके अलावा गरबा गीत, गरबा गीत जो होता है क्षेत्र हम देख सकते हैं निमाड़ क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और अवसर जो होता है, अवसर देखने को मिलता है हमको नवरात्र में, मतलब जो गरबा जो होता है एक प्रकार का, याद रखना आपको, स्त्री परक होता है। स्त्री परक मतलब स्त्रियों का लोकगीत है ये, ठीक है, याद रखना है, केवल स्त्रियों का। और दुर्गा देवी के अनुष्ठान में मुख्य रूप से जो निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है, और नवरात्र के अवसर पर जो देवी है भक्ति गीत के रूप में इसको गाया जाता है। इसमें गायन के साथ साथ महिलाएं जो होती है वो क्या करती है, नृत्य भी करती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसी से मिलता जुलता है गरबी गीत, परंतु यहाँ गरबा जो होता है स्त्री परक होता है, और गरबी जो होता है वो होता है पुरुष परक। तो ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि अगर कभी MCQ अर्थात जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी ये क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। तो गरबी गीत आप याद रखना है क्या, ये पुरुष परक होता है। और यहाँ क्षेत्र हमको निमाड़ देखने को मिलता है, और वाद्य यंत्र झांझ और मृदंग देखने को मिलता है। ठीक है, झांझ और मृदंग के साथ में ये गाया बजाया जाता है। साथ में गरबी गीत जो होता है निमाड़ी लोकनाट्य गायन एक प्रमुख अंग हम देख सकते हैं। गरबी गीत भक्ति, श्रृंगार और हास्य परक भी होते हैं। इसके अलावा गवलन की अगर बात करें तो गवलन जो है इसका क्षेत्र हमको निमाड़ देखने को मिलेगा। और वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो झांझ, मृदंग और ढोलक यहाँ पे हमको इसके साथ में ये गीत गाते हुए देखने को मिलेगा। कौन सा, गवलन। और ये भी एक प्रकार का जो होता है, क्या होता है, पुरुष परक होता है। पुरुष परक मतलब पुरुषों के द्वारा इसको गाया जाता है गवलन को। और गवलन के अंतर्गत हमको एक प्रकार से देखें तो कृष्ण लीला, कृष्ण लीला गीत मतलब एक प्रकार से इसके गायन की पद्धति गरबी से काफ़ी भिन्न है। जो गवलन है उसकी पुरुष परक होते हैं, और वाद्य यंत्र हमने देखे झांझ, मृदंग और ढोलक होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि हम देख सकते हैं नाथपंथी गायन,
नाथपंथी जो गायन होता है वो भी निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। और देखें तो ये प्राय जो होता है सुबह के समय इसको गाया जाता है, मतलब जिसकी एक प्रकार से अगर देखें तो विषय वस्तु प्राय गोरख की गाथा, कबीर के पद एवं भरथरी जो गायन है उससे संबंधित होती है। इसकी गायन शैली रेकड़ी बजाते हुए मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो जो वाद्य यंत्र होता है वो एक प्रकार से देखें तो ये रेकड़ी बजाते हुए एकल गायन शैली के रूप में ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये हमने सारे देखें किसके अंतर्गत, निमाड़ क्षेत्र के लोकगीत के अंतर्गत हमने देखे ये सारे। अब हम देखने वाले हैं मालवा क्षेत्र। तो मालवा क्षेत्र के लोकगीत पहले हम देख लेते हैं मालवा की स्थिति। तो मालवा की स्थिति आपको देखने को मिलेगी ये वाला क्षेत्र, ठीक है, निमाड़ के ऊपर वाला। और यहाँ मालवा के अंतर्गत अगर देखें तो मालवा में हमको जो है काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि जो पुंसवन है, जन्म है, पुंसवन, जन्म, मुंडन, जनेऊ, सगाई, विवाह, इन सभी में हमको एक प्रकार से लोकगीत देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ में हम पर्व त्यौहार के रूप में भी देख सकते हैं, ऋतु अनुष्ठान, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। साथ में हम देखें तो मालवी लोक गायन में एक प्रकार से जो है बोली की मिठास में हमको प्रकृति, धरती, संस्कृति की जो है समृद्धि, साथ में सौंदर्य का वर्णन काफ़ी देखने को मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमको बहुत सारे जो लोकगीत है वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि भरथरी गायन, निर्गुणी भजन गायन, संजा गीत। इसके अलावा हमको देखने को मिलेगा हीड़ गायन, बरसाती वार्ता, पर्व त्यौहार संबंधी गायन। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं मालवा के अंतर्गत। पहले देखते हैं भरथरी गायन। तो भरथरी गायन जो है एक प्रकार से अगर देखें तो ये मालवा क्षेत्र में इसका क्षेत्र देख सकते हैं हम। और जो वाद्य यंत्र है वो चिंकारा। अब चिंकारा क्या होता है, ये देखिए एक प्रकार से बांस नारियल से बना होता है और ये धनुष के आकार का एक जो होता है इंस्ट्रूमेंट, इसके द्वारा इसको बजाया जाता है। ये इसको हम बोलते हैं चिंकारा, ठीक है। मतलब ये चिंकारा जो होता है नारियल की नट्टी, बांस और घोड़े के जो बाल है उससे निर्मित एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। और चिंकारा बालों से बने धनुष से बजाया जाता है। तो ये धनुष है, इससे इसको बजाया जाता है और इससे हमको एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, जिसको हम देख सकते हैं जैसे रू रू करते हुए जो ध्वनि है वो हमको यहाँ पे सुनाई देती है। कौन सी ध्वनि, रू रू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वाद्य यंत्र हमने देखे चिंकारा। और एक प्रकार से अगर देखें तो इसको जो है सुबह के समय जो नाथपंथी लोग हैं, नाथपंथी लोगों के द्वारा सुबह के समय इसको गाया जाता है। और इसकी जो विषय वस्तु होती है एक प्रकार से गोरख, कबीर, मीरा, भरथरी आदि जो संत हैं उनके द्वारा रचित भजनों पर आधारित होती है। एकल एवं सामूहिक दोनों होते हैं, मतलब दोनों ही प्रकार से इसको गाया जाता है, एकल या सामूहिक, ठीक है। दोनों चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब निर्गुणी भजन गायन जो है वो भी मालवा क्षेत्र से संबंधित है, यहाँ हम देख सकते हैं। और वाद्य यंत्र इसमें हमको देखने को मिलता है क्या, एकतारा और मंजीरा। तो जो निर्गुणी है, मालवा की निर्गुणी लोकपद गायन परंपरा बहुत ही एक प्रकार से पुरानी है, ठीक है, बहुत अधिक ये प्राचीन हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा निर्गुणी जो भजन है, भजनों में कबीर के अध्यात्म की छाप भी हमको देखने को मिलती है। और इसमें जो है नश्वर शरीर और अमर आत्मा तथा जो परमात्मा है उससे संबंधित तत्वों की सरल प्रतीकों की जो विवेचना है वो भी होती है। साथ में हम देख सकते हैं जो निर्गुणी भजन है उसके हमने वाद्य यंत्र देख लिए। और इन जो वाद्य यंत्र है एकतारा और मंजीरा, इनके स्वरों के साथ मालवा की लोक धुन है और जो मालवी जो बोली है उसका जो है माधुर्य हमको देखने को मिलता है। तो जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र के साथ में हमको मालवी बोली का जो समूह, मतलब एक प्रकार से मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा संजा गीत हम देख सकते हैं, ये भी हमको देखने को मिलेगा मालवा से संबंधित, और कोई इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। और जो संजा गीत होता है उसकी अगर बात करें तो ये पितृपक्ष के दौरान हमको देखने को मिलता है, संध्या काल में एक प्रकार से जो संजा पर्व है उसके अवसर पर ये गाया जाता है। मतलब एक प्रकार से मालवा की पारंपरिक गायन पद्धति हम इसको बोल सकते हैं। और कोई वाद्य इसमें उपयोग नहीं किया जाता, मतलब जो ये संजा गीत है वो जो युवा लड़कियां होती है उनके द्वारा गाया जाता है, ठीक है, मतलब उनके समूह के द्वारा इसको गाया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से अगर देखें तो जो गोबर होता है, गोबर जो गाय होती है उसका गोबर एवं फूल पत्तियों से दीवार पर संजा की आकृति या मांडने बनाकर उससे संबंधित जो बाल्यावस्था की कोमल भावना उस वाले जो मंगल गीत है वो गाए जाते हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो हमको श्रवण गायन शैली देखने को मिलती है,
किसके अंतर्गत, संजा गीत के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये पूरे क्षेत्र आप ध्यान में रख सकते हैं किस क्षेत्र से संबंधित है, संजा गीत मालवा क्षेत्र से। कुछ और है जैसे कि हीड़ गायन की अगर बात करें तो इसका जो क्षेत्र हमको देखने को मिलता है मालवा क्षेत्र। और इसमें भी कोई एक प्रकार से हम देखें तो कोई वाद्य यंत्र मतलब बिना वाद्य यंत्र के जो है इसको गाया जाता है हीड़ गायन को। और हीड़ गायन जो होता है मूलतः है जो अहीर होते हैं, अहीरों के अवदान परक जो लोक आख्यान होते हैं, जिनमें कि हम देखें तो जो अहीर की अगर बात करें, अहीरों के द्वारा जो लोक आख्यान होते हैं मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो हम कृषि और संस्कृति की जो आंतरिक परत है उसका सूक्ष्म वर्णन देखने को मिलता है। साथ में इसी अवसर पर अगर देखें तो जो निमाड़ क्षेत्र में 11 माता की जो कथा है उसका गायन भी किया जाता है। इसमें कलाकार जो होता है खुली आवाज़ के साथ साथ शास्त्रीय शैली में भी आलाप लेकर गाते हैं। इसके अलावा बरसाती वार्ता की अगर बात करें हम यहाँ पे तो इसका क्षेत्र भी हमको मालवा देखने को मिलेगा। और इसमें भी हमको वाद्य यंत्र देखने को नहीं मिलेगा, बिना वाद्य यंत्र के ये गाया जाता है। और अवसर की अगर बात करें तो बरसात के समय अर्थात हम देखें तो जो गीत है मालवा क्षेत्र में बरसात के समय रात में गाया जाता है, याद रखना है। और यहाँ अगर देखें तो इसमें ऋतुओं के गीत, ऋतु की कथाएं, बारहमासी जो गीत है उसका समूह गायन होता है। और चंपू काव्य शैली इसमें सम्मिलित है, चंपू काव्य शैली, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा पर्व त्यौहार संबंधी गायन है तो इसमें हमको मुख्य रूप से देखने को मिलता है ये मालवा क्षेत्र से संबंधित है। और अवसर क्या होता है, होली, दिवाली होली में हमको देखने को मिलेगा फाग और दिवाली में देवारी देखने को मिलेगा। साथ में जन्माष्टमी में हमको कृष्ण लीला देखने को मिलेगी, नवरात्रि में देवी गीत। तो ये सभी जो है पर्व त्यौहार से संबंधित जो गीत है वो हमको देखने को मिलते हैं किसमें, मालवा क्षेत्र में। तो ये हो गए हमारे किससे संबंधित, मालवा क्षेत्र से संबंधित हो गए, निमाड़ क्षेत्र से संबंधित भी हो गए। अब हम देखते हैं बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित। तो बघेलखंड की अगर बात करें तो जो बघेलखंड की गायन शैली है वो मध्य प्रदेश के अन्य अंचलों से थोड़ी भिन्न है। ठीक है, अन्य अंचलों से काफ़ी भिन्न हमको देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे हमको जो है बोली जो होती है, बघेली जो बोली है अवधी से प्रभावित है। और यहाँ बघेली जो गीत होते हैं एक प्रकार से ऊंचे स्वरों में गाए जाते हैं। तो इसमें जो है पारंपरिक कल्पना के साथ साथ हमको सांस्कृतिक झांकी उसका भी प्रतिबिंब देखने को मिलता है किसके अंतर्गत, बघेलखंड। और बघेलखंड क्षेत्र आप देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र जो है वो पूरा हमको बघेलखंड मतलब यहीं से लगभग सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ये सारे जो क्षेत्र है, अनूपपुर, ये जो ज़िले हैं इसके अंतर्गत हमको बघेलखंड क्षेत्र देखने को मिलता है। और इसके अंतर्गत हमको कुछ लोकगीत देखने को मिलते हैं जो कि हम देख सकते हैं जैसे कि बसदेवा गायन, बिरहा गायन, विदेशिया गायन, फाग गायन। इसके अलावा फिर आगे देखेंगे हम बुंदेलखंड के। तो अभी हम बघेलखंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो बघेलखंड में हम सबसे पहले देखते हैं बसदेवा। तो बसदेवा के अंतर्गत जो है वो बघेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। वाद्य यंत्र हमको देखने को मिलता है मतलब जो पहले देख लेते हैं हम। जो बसदेवा है बघेलखंड का एक पारंपरिक गायक समुदाय है जिन्हें हम हरबोले कहते हैं। क्या कहा जाता है, हरबोले। और श्रवण कुमार की कथा गायन करने के कारण इन्हें एक प्रकार से सरमन गायक भी कहा जाता है। बसदेवा परंपरा से जो है कई तरह की कथाएं और गायन एक प्रकार से कथाएं और गाथाएं गाते हैं। बसदेवा एक प्रकार से सिर पर हम देखें तो कृष्ण की मूर्ति, पीला वस्त्र धारण कर हाथ में जो है एक प्रकार से सारंगी और जो चुटकी, पैजन है वो सारी चीज़ यहाँ पे रखकर जो है गाते बजाते हैं। ठीक है, तो ये हमको वाद्य यंत्र के रूप में सारंगी और चुटकी, पैजन देखने को मिले। और जो बसदेवा होते हैं, बसदेवा मतलब जो गाने वाले होते हैं बसदेवा गायन, तो बसदेवा रामायण कथा, कर्ण कथा, मोरध्वज, गोपीचंद, भरथरी, भोले बाबा आदि लोक नायकों की चरित्र की गाथा जो है या कथा सुनाते हैं या गाते हैं। ठीक है, इनकी गायन शैली हम देख सकते हैं। जो गायन शैली होती है, श्रवण कुमार की कथा और रामायण के विभिन्न प्रसंग, कर्ण आदि की कथाओं एवं जो गाथा है उसका सामूहिक गायन होता है गायन शैली के अंतर्गत। तो ये बसदेवा के अंतर्गत हमने देखें सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं बिरहा गायन। तो बिरहा गायन जो क्षेत्र हमको देखने को मिलेगा बघेलखंड। और इसके अलावा अवसर की अगर बात करें तो खेत खलिहान, जंगल, इन सभी चीज़ों से संबंधित मतलब अगर बात करें हम तो बिरहा जो गीत है
खेत जंगल और खलिहान में काम करते हुए सवाल जवाब के रूप में इसको गाया जाता है। और यहाँ हमको जो है श्रृंगार रस से परिपूर्ण बिरह वाले होते हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं, श्रृंगार रस से परिपूर्ण ये जो गीत है वो हमको देखने को मिलते हैं, बिरहा गीत। और यहाँ एक प्रकार से काफ़ी जो मतलब जो बिरहा गायन परंपरा है वो लगभग सभी जातियों में पाई जाती है, मतलब जो जाति है किसके अंतर्गत, बघेलखंड के अंतर्गत, तो उनमें सभी में हमको ये परंपरा देखने को मिलती है बिरहा गायन की। साथ में हम देख सकते हैं विदेशिया गायन, तो विदेशिया गायन जो है पूरे बघेलखंड में इसको गाया जाता है, तो बघेलखंड इसका क्षेत्र हो गया। और अवसर की अगर बात करें तो अवसर एक प्रकार से रात में जंगल और सुनसान जगह में इसको गाया जाता है। गडरिया, तेली, कोटवार जाति के जो लोग हैं विदेशिया गायन में दक्षता रखते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, गडरिया, तेली और जो कोटवार जाति के लोग हैं, ठीक है, ये काफ़ी दक्षता रखते हैं, मतलब काफ़ी जो है एफिशिएंट होते हैं इस गायन शैली में। और विदेशिया गायन लंबा और गंभीर होता है। यह गीत हम देख सकते हैं रात और जंगल में सुनसान जगह में सामूहिक रूप से गाया जाता है। इसमें हम देखें तो नायक एवं नायिका के विरह एवं मिलन की इच्छा के जो प्रेम गीत है वो भी होते हैं, जो लंबे आलाप सहित एकल और सामूहिक रूप से भी हमको देखने को मिलते हैं। फिर देखते हैं फाग गायन, जो कि देख सकते हैं बघेलखंड के अंतर्गत, हमको पीछे भी देखने को मिला था फाग गायन, तो हमको दोनों में देखने को मिलता है। अब यहाँ हम देखें तो जो बघेलखंड है, बघेलखंड के अंतर्गत ये फाग गायन की परंपरा सबसे भिन्न और मौलिक रूप से हमको देखने को मिलती है। यहाँ नगाड़ों पर फाग गायन किया जाता है, तो वाद्य यंत्र हमको देखने को मिलेगा नगाड़े। और फाग गायन में जो है पुरुषों की मुख्य भागीदारी होती है, तो मुख्य रूप से जो है पुरुष परक हम बोल सकते हैं, ठीक है, हालांकि जो है महिलाओं की भी होती है परंतु मुख्य जो है पुरुषों की भागीदारी होती है। सामूहिक स्वरों में फाग गीतों की पंक्तियों का गायन नगाड़ों की विलंबित लय पर शुरू होता है और धीरे धीरे तीव्रता की ओर बढ़ता है, तो ये फाग गायन के रूप में हमने देखे। और ये सारे हमको देखने को मिलेंगे बघेलखंड क्षेत्र के लोकगीत, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे आप स्ट्रक्चर, पहले नाम याद रख लीजिए, लोकेशन देख लीजिए, उसके बाद आप उनके अंतर्गत के जो कंटेंट है वो आप याद रख सकते हैं। एक साथ पूरा नहीं खाना है, आप धीरे धीरे 3-4 बार आप पढ़ेंगे, ठीक है। और या तो आप वीडियो को बार बार सुन सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो उस प्रकार से आप इसको जो है याद कर सकते हैं। याद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में वैसे ही पिक्चराइज हो जाएगा, तो आपको याद हो जाएगा। तो याद करने की कोशिश ना करें, ऑटोमेटिक याद होगा जब आप रिवाइज करोगे। अब देखते हैं बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड का क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र है, आपको बुंदेलखंड का क्षेत्र देखने को मिलता है, ये ऊपर वाला, ठीक है, मध्य प्रदेश के ऊपर, यानी कि थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा दतिया वाला क्षेत्र, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, ये वाला क्षेत्र आपको बुंदेलखंड देखने को मिलेगा। तो बुंदेलखंड की अगर बात करें तो इस क्षेत्र के जो लोकगीत है उसमें हमको एक प्रकार से उत्कृष्ट शौर्य और उत्कृष्ट श्रृंगार के भाव गुंफित होते हैं। और इन क्षेत्रों के गायन में एक प्रकार से जो तारत्व होता है, तारत्व के 2 स्वर होते हैं, तो एक होता है षडज, तो षडज एक प्रकार से देखें तो एक जो होता है एक स्वर होता है, और दूसरा होता है एक प्रकार का मध्यम, तो हम देख सकते हैं जो कि एक प्रकार का पुरुष परक होता है। और इसके अलावा हम देखें तो बाल सुलभ लोक गायन का स्वर भी इसमें सम्मिलित होता है। इसके अंतर्गत हमको आला गायन देखने को मिलेगा, बम्बुलिया गायन, बैराटा गायन, साथ में हम देख सकते हैं देवासी गायन अर्थात देवारी हम इसको बोल सकते हैं, जगदेव का पुबारा और फाग गायन, ठीक है। फाग गायन जो है तीनों जगह हमको देखने को मिला, मालवा में भी देखने को मिला, बघेलखंड में और बुंदेलखंड में भी, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ ध्यान देते हैं। जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के अंतर्गत हमारा पहला देखने को मिलेगा आल्हा गायन, तो आल्हा गायन जो होता है उसका क्षेत्र हमको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड। और अगर शैली की बात करें तो जो शैली है, मतलब क्षेत्र तो हमने देख लिया बुंदेलखंड, मतलब मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में इसको गाया जाता है जो कि वीर रस प्रधान होता है, तो हमको यहाँ ये भी ध्यान देना है, वीर रस की इसमें प्रधानता देखने को मिलती है। और आल्हा की रचना जो होती है, मतलब जो आल्हा गायन उसकी रचना लोक कवि जगनिक ने लगभग 1000 वर्ष पहले की थी, और आल्हा खंड की जो मूल भाषा होती है बुंदेली होती है, ठीक है। इस कारण जगनिक द्वारा लिखी आल्हा उदल की जो 52 लड़ाइयाँ है लोक कंठों में सहज रूप से स्थान पा सकी है, और आल्हा खंड संसार की सबसे लंबी गाथाओं में से एक है। यह एक प्रकार का हम देखें तो उच्च स्वरों में जो है एक प्रकार से इसको एकल और सामूहिक रूप की जो शैली है गायन शैली में इसको गाया जाता है आल्हा गायन को, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
फिर देखें यहाँ पे तो हम देख सकते हैं बाम्बुलिया, अर्थात हम बोल सकते हैं इसको भोला गायन, ठीक है, भोला गीत। ठीक, तो जो बम्बुलिया है, तो बम्बुलिया बुंदेलखंड की धार्मिक परंपरा के मधुर गीत है जिन्हें लमटेरा गीत भी कहा जाता है। तो ये हम देख सकते हैं, लमटेरा गीत भी इनको कहा जाता है और बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अब यहाँ हम देख सकते हैं अवसर की बात करें तो ये मतलब बिना वाद्य यंत्र के, तो वाद्य यंत्र यहाँ होता है क्या? नहीं होता। तो वाद्य यंत्र किसी में होता है, किसी में नहीं होता। श्रावण जो मास होता है, श्रावण मास में के अवसर पर अगर देखें और साथ में हम बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, इन सभी अवसरों पर अगर देखें तो यहाँ पे हमको बम्बुलिया गायन या भोला गायन जो परंपरा है वो देखने को मिलती है। इसमें हमको शिव पार्वती की भक्ति वाले जो भजन है वो देखने को मिलते हैं, शिव पार्वती के भक्ति भजन किसके अंतर्गत? बम्बुलिया जो गायन है उसके अंतर्गत, और यह स्त्री पुरुष के बीच जो है प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है। तो दोनों की भागीदारी देखने को मिलती है, स्त्री और पुरुष की यहाँ पे हमको। फिर आगे देखें तो आगे हमको बैराइटा गायन शैली देखने को मिलती है, और ये भी किस क्षेत्र से संबंधित है? ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित ही हमको देखने को मिलती है। बैराइटा गायन जो है प्राय हमको देख सकते हैं धार्मिक त्योहारों के अवसर पर, अगर देखें धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात्रि के समय इसको गाया जाता है, और यह मुख्य रूप से कथा गायन शैली है, जिसमें अगर देखें तो हमको महाभारत, इसके अलावा हम देख सकते हैं रामायण, जो लोकनायक और ऐतिहासिक चरित्र है उसकी कथा एवं प्रसंगों का गायन भी हमको देखने को मिलता है। बैराटा गायन में केंद्रीय रूप से एक व्यक्ति गाता है, सहयोगी गायक मुखिया का साथ देते हैं और कथा को आगे बढ़ाने के लिए हुंकारा देते हैं। साथ ही बीचों बीच में जो है कुछ संवाद भी बोला जाता है, जैसे कि अहिर जो लोग हैं मतलब नृत्य करते दीपावली के अवसर पर, तो उनके द्वारा इस प्रकार का गायन जो है हमको देखने को मिलता है। तो ये 3 हो गए, और इसके अलावा भी हमको बुंदेलखंड के अंतर्गत कुछ लोकगीत देखने को मिलते हैं, जैसे कि देवासी गायन, और जिसे हम देवारी बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं। तो ये भी किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड। और यहाँ हम देखें तो जो देवासी गायन है दोहों पर केंद्रित होता है। ये जो है देवासी गायन, यहाँ पे हम देख सकते हैं दोहों पर केंद्रित होता है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। अब इसकी अगर बात करें हम यहाँ पे, जो देवासी गायन है मतलब अहीर, बरेदी, धोसी आदि जो जाति है उनके द्वारा देवारी जो गायन है और उसके द्वारा नृत्य करने की परंपरा हमको देखने को मिलती है। और यहाँ देखें तो जो दीपावली है, दीपावली या दिवाली के अवसर पर हमको ग्वाल बाल सिर पर मोर पंख धारण कर घर घर देवारी मांगते हैं, नेंग पाते हैं और ऊंचे स्वर में दोहा गाकर ढोलक, नगड़िया, बांसुरी, तो ये सभी वाद्य यंत्र का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। इनकी धुन में यहाँ पे जो है गाते हैं, मतलब गायन करते हैं और नृत्य भी करते हैं। देवारी के दोहों के विषय में जो है कृष्ण, राधा, प्रेम प्रसंग, भक्ति तथा वीर रस जो है पूर्ण रूप से प्रधान यहाँ पे होते हैं। तो हम देख सकते हैं वीर रस भी हमको देखने को मिलता है यहाँ पे, सारी चीज़ें, भक्ति रस भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जगदेव का पुबारा, अर्थात हम देख सकते हैं जो बुंदेलखंड का लोकगीत है उसके अंतर्गत देखें तो जगदेव का पुबारा। और अवसर की अगर बात करें तो ये जो है चैत्र, अर्थात जो हिंदू मास होता है चैत्र, और जो क्वार है मतलब अश्विन जिसे बोलते हैं, चैत्र और क्वार जो महीना है उसमें इसको गाया जाता है, बुंदेलखंड का लोकगीत है। और जो पुबारा है मुख्य रूप से अगर देखें तो भजन शैली में है और देवी की स्तुति से संबंधित एक लंबा आख्यान है जिसे हम कहते हैं भक्तें, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? भक्तें। और जो एक प्रकार से देखें तो इस अवसर पर जवारा गीत भी गाए जाते हैं। देवी गीतों को लत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शक्ति की आराधना से संबंधित भजन होते हैं जो कि एक प्रकार से हम देख सकते हैं सामूहिक रूप से होते हैं। इसके अलावा फाग गायन की अगर बात करें तो फाग गायन हमको देखने को मिलता है, ये इसका क्षेत्र बुंदेलखंड। और फाग गायन जो है हमको होली के अवसर पर देखने को मिलता है, मतलब जो फागुन माह है उसके लगते ही समूचे बुंदेलखंड में फाग गायन शुरू हो जाते हैं, जो कि हमको रंग पंचमी तक देखने को मिलता है, रंग पंचमी तक ये देखने को मिलता है। साथ में अगर देखें तो वाद्य यंत्र की बात करें तो यहाँ वाद्य यंत्र हमको मृदंग, टिमकी, धप और मंजीरा देखने को मिलता है वाद्य यंत्र के रूप में, और इन्हीं सब का प्रयोग करके यहाँ पर गायन किया जाता है।
इसके अलावा स्त्री पुरुष एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाकर ये गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हमने यहाँ पे सारे लोकगीत के बारे में पढ़ा है, मतलब जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के बारे में आप देख सकते हैं, हमने 6 लोकगीत के बारे में देखा और बुंदेलखंड का क्षेत्र आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर उसके पहले हमने बघेलखंड के बारे में देखा। बघेलखंड में हमने जो है 4 लोकगीत के बारे में देखा। इसके अलावा मालवा क्षेत्र में हमने 6 लोकगीत के बारे में पढ़ा। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, स्ट्रक्चर आप देखें तो। इसके अलावा हमने जो है निमाड़ क्षेत्र के लोकगीत के बारे में पढ़ा। निमाड़ क्षेत्र में जो है हम देख सकते हैं, निमाड़ क्षेत्र में भी ये जन्म, विवाह, मृत्यु और ख़ास करके यहाँ महिलाएं प्रधान होती है, पुरुषों का योगदान कम होता है। तो ये सारे लोकगीत के बारे में पढ़ा और कौन कौन से होते हैं वो सारी चीज़ हमने पढ़े। अब हमारा यहाँ पे हम देखें कला एवं संस्कृति के अंतर्गत लोकगीत हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले अब क्या, लोक नृत्य के बारे में।